हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। आई एम शानु अलावत और आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं पार्ट 1 के 20 क्वेश्चंस को लेकर केवीएस JSSB के लिए, जिसमें कि हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। 2019 का आज हम पेपर उठा के आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको पीआरटी का ये कॉमन पार्ट है। 2019 के 11 नवंबर में ये एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट में 4:30 टू 6:30 PM। ठीक है, उसका जो ये है पेपर है, तो फटाफट से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो वो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है हमसे। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द परसर्ग है ये ज्ञात करना है। परसर्ग के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। ठीक है, कि जो कारक और विभक्ति आप बोलते हैं उनको भी आप सीधा परसर्ग से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि राजू ने खिलौना खरीदा, तो यहाँ पर जो परसर्ग है वो क्या है, राजू ने। ठीक है, तो कारक चिन्ह कौन सा है, ने। तो जो पहला जो आपका उत्तर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि खरीदा, खिलौना और राजू इन तीनों में से कोई भी आपका कारक चिन्ह नहीं है। तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है और वाक्य में भी आपको सिर्फ एक ही विभक्ति या कारक कह सकते हैं देखने को मिली है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या पूछा है इसमें। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। मुहावरा क्या है, मन मैला होना। इसके ऑप्शन देखते हैं, विमुख होना, ठोस जवाब देना, मनचाही वस्तु पाना या अप्रसन्न होना। मन मैला होने के लिए सीधा सा आपका जो मुहावरे का अर्थ हो जाता है वो है अप्रसन्न होना। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है, मन मैला होना, अप्रसन्न होना। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, और शब्द क्या है हमारे सामने, अनुरक्त। अनुरक्त के ऑप्शन देख लेते हैं, आर्यत, विरक्त, अतिरिक्त या उपयुक्त। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन होगा अनुरक्त का होगा वो होगा विरक्त। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है दिए गए वाक्य में वाच्य ज्ञात कीजिए। अब वाक्य क्या है, दीपक द्वारा आम खाया जाता है, तो किसके द्वारा क्या काम हो रहा है, आम खाने का। ठीक है, क्या हो रहा है, आम खाया जाता है। तो इस यहाँ से जो ऑप्शन आएगा वो आपका क्रमवाच्य जो है वो एकदम सही होगा। कृतवाच्य नहीं हो सकता, भाववाच्य नहीं हो सकता और सरल नहीं हो सकता। ठीक है, ये तीनों नहीं हो सकते, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम सही है। दीपक द्वारा आम खाया जाता है, आपका ऑप्शन होगा कर्मवाच्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए, कंबल, देवनागरी, योगिनी या पृथ्वी। देखो ये जो तीनों है ये आपके उसमें आता है आपके स्त्रीलिंग में। ठीक है, ये आएगा केवल पुल्लिंग में कंबल, तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो आगे देखते हैं, संधि विच्छेद का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पूछ रहे हैं कि जो आपको शब्द दिया है इसका संधि विच्छेद बताओ। तो निष्कपट का जो आपका संधि होगा वो कुछ इस तरह से होगा, नहीं जमा कपट। ठीक है, अब यहाँ से जो आपको सीधा सीधा सा देखने को मिलेगा कि ये कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि आपको यहाँ देखने को मिली है। अब यहाँ देखो, नी कष्ट, निश अपट, निश कपाट, तो ये नहीं हो सकते, तो पहला जो आपका उत्तर है वो सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन जो है हमारा उसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा है, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का चयन करना है, जैसे बाप रे पिताजी आ गए, तो बाप रे विस्मयादिबोधक और पिताजी आ गए पूर्ण विराम। यहाँ से जो आपका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आता है। तो यहाँ से आपका जो ये उत्तर है सही हो जाएगा, यानी कि विस्मयादिबोधक और पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ प्रयोग किए जाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, जिसमें पूछा है दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य वाला प्रश्न बहुत ही इजी होता है, बस आपको वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाक्य है वो एकदम सही अर्थ दे रहा हो। ठीक है, जैसे कि जहाज में नौकरी करता था एक पर, तो गलत हो गया। ठीक है, मैं एक जहाज पर नौकरी करता था, अभी तक तो सही है। मैं जहाज की नौकरी को पर करता था, नहीं हो सकता। नौकरी करी जहाज पर मैं, तो वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकल के आ रहा है, तो सही हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम सही है, मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं।
इसमें क्या पूछा है, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। उपयुक्त मुहावरा देखना है, मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। देखो यहाँ से मुझे ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं समझ में आ रही कि मुझे देखना है भी कि नहीं है, बस ये देखना है कि मैंने जो मुहावरा बोला है वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो मुंह में पानी। ठीक है, 3 जो आपका नंबर है वो एकदम सही है ऑप्शन, मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी आया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न नंबर 9 के लिए जो आपका उत्तर है 3, वो एकदम सही है। खैर अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछा है ये देख लेते हैं एक बार। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ये जो प्रश्न है अच्छा है, नवरात्र। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नवरात्र में कौन सा समास है, द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व समास है। अब यहाँ से नवरात्र देखो, नवरात्र में आपका है द्विगु, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास है आपका, जिसमें आपको पता होना चाहिए द्विगु समास क्या होता है। पहला जो पद होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, संख्यावाची होता है पहला पद, जिसमें कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे चौराहा, चौराहा बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिलोक बोल सकते हैं, त्रिलोक बोल सकते हैं। ये आप नवरात्र, ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, नवरात्र, नवरात्र या नवरात्रि कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला पद जो होगा नव यानी 9, चौराहा यानी 4 राहों वाला, ये कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जो कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है नवरात्रि। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। शब्द क्या दिया गया है, अत्याचार। अत्याचार के लिए है ऑप्शन अति, अतः, अत्या, अ। ठीक है, अब देखो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग आएगा, पहले ये बताओ कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वो शब्दांश कह सकते हैं आप जो कि शब्द के पहले लगता है। ठीक है, और उस शब्द के पहले लग के उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है या उसके अर्थ को बदल देता है, या कह सकते हैं कि विशेषता ला देता है उसमें। ठीक है, कुछ विशेषता ला देता है उसके शब्द के पहले लग के। ठीक है, अब देखो, या उसको नया बना दे, कुछ भी कह सकते हैं आप, एक नया शब्द बन जाता है। तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। जैसे कि यहाँ लगा है अति, इसका अगर विच्छेद करें तो ये हो जाएगा अति जमा आचार। ठीक है, तो यहाँ से उपसर्ग निकल के आ गया, कौन सा उपसर्ग आया, अति। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 हो गया है, 12 देख लेते हैं क्या पूछा है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची ये किसके लिए पूछा है, रोशनी का। तो पहले देखते हैं रोशनी के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं। प्रकाश हो सकता है, ठीक है, दीप्ति, दीप्ति, ठीक है, दीप्ति। इसके बाद आप लिख सकते हैं प्रभा, प्रभा, ज्योति, ज्योति के बाद एक और लिख सकते हैं उजाला, उजाला। और यहाँ ऑप्शन में से देख लेते हैं अब कौन सा सही रहेगा, आकृति, माल, आलोक या शैली। अब देखो आकृति, माल और शैली तो है नहीं, तो जो हम और रोशनी के लिए जो पर्यायवाची होता है वो है आलोक। तो आलोक आपका एकदम यहाँ सही उत्तर है, और आप इसको भी यहाँ सम्मिलित कर सकते हैं इनके साथ। तो हमने रोशनी के जो पर्यायवाची हैं वो पढ़े हैं, और वो क्या क्या हैं, प्रकाश, दीप्ति, प्रभा, ज्योति, उजाला और आलोक। प्रश्न नंबर 13 में देख लेते हैं एक बार हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पूछ रहे हैं कि रिक्त स्थान में वाक्य के अनुसार सही वर्तनी वाला शब्द बताओ। यह पुस्तक तो डैश है, क्या है, महंगी। तो देखो अगर आपको वर्तनी का ज्ञान है तो सीधा देखते पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम सही है, क्योंकि महंगी को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। कभी आप समझें कि यहाँ आप ये जो चंद्र बिंदु और बिंदु है इनमें अनुस्वार और अनुनासिक में काफ़ी डिफरेंस होता है, और उनके जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उनमें भी बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं एक बार क्या दिया गया है उसमें। दिए गए विराम चिन्ह में से उद्धरण चिन्हों को ज्ञात करें। तो इनमें से जो उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन 1 जो है आपका सही है। प्रश्न नंबर 16 में देखते हैं, दिए गए मुहावरों का अर्थ ज्ञात कीजिए। दलदल में फंसना, दलदल में फंसना क्या होता है, मुश्किल में पड़ना, चुनौतीपूर्ण पड़ना, या फिर गिर जाना, या फिर गंदा होना। तो पहला ही ऑप्शन एकदम सही है, दलदल में फंसना होता है मुश्किल में पड़ जाना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। और मुहावरा क्या दिया गया है, आंख का काजल चुराना।
ऑप्शंस देख लेते हैं। सफाई के साथ चोरी करना, प्रेम करना, बहुत प्यारा या अलग रहना। अब देखो, आंख का काजल चुराना मतलब सफाई के साथ चोरी करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम सही है। 18वें प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह। आप अगर आप देख रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट किए हैं उनमें आपको विराम चिन्ह का 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, मतलब जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कुछ टॉपिक डेफिनेटली ऐसे होने वाले हैं जिनके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना जरूरी है और जिनके आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी। ठीक है, तो खैर प्रश्न के ऊपर आते हैं। विराम चिन्ह का उपयोग करना है और उसकी पहचान करनी है कि कौन सा आपको यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, चलते रहो कहीं मत रुको। अब देखो यहां से जो आएगा चलते रहो, ठीक है, चलते रहो कहीं मत रुको पूर्ण विराम, तो यहाँ 4 जो ऑप्शन है वो एकदम सही आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19 में पूछा है, दिए गए वाक्य में वाच्य ज्ञात कीजिए। राम से रेत में दौड़ा नहीं आता, राम से रेत में दौड़ा नहीं जाता। तो यहाँ से आप ऑप्शन देखिए, अपूर्ण, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कृतवाच्य। तो क्या है, एक बार वापस से आप वाक्य को पढ़िए। राम से रेत में दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, क्या नहीं होता, दौड़ा नहीं जाता। तो यहां से जो आपका ऑप्शन है थ्री, यानी कि भाव, भाव के बारे में बात हो रही है, तो भाववाच्य जो है आपका सही वाच्य इसमें है। चलिए प्रश्न नंबर 20 और आखिरी प्रश्न है आज का, ये आज की क्लास का। इसमें क्या पूछा गया है, सांप का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो सांप के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे बताइए जरा। यही लिख लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया अही, अही। ठीक है, भुजंग, भुजंग, भुजंग के बाद आप लिख सकते हैं विषधर, विषधर, विषधर। एक मिनट, इसको वापस से लिख देते हैं, विषधर। ठीक है, विषधर। इसके बाद आप लिख सकते हैं व्याल, व्याल, फणी, फणी, उरग, उरग, पन्नग। ठीक है, एक और लिख सकते हैं नाग। ठीक है, अब देखो सांप के पर्यायवाची क्या क्या, अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में देव, अमरपुरी, सुर, विषधर। तो यहाँ जो ये तीनों है नहीं है, विषधर आपका सांप का पर्यायवाची है। तो इस तरह से हमने आज के 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है विद डिस्कशन। और आगे आने वाले जो अभी भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो भी हमारे जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं के होंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ दिस इज फॉर टुडे एंड थैंक यू। और हाँ, अपना जो स्कोर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बता सकते हैं।